चलें भाई, I have selected two questions for class practice, example number 34 and 35. ये थोड़े से डिफरेंट थे इसलिए क्लास में डिस्कस करते हैं। कुछ नए पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 34 जो मेरे पास बुक है उसमें पेज नंबर 218, उसमें पेज नंबर 218। तो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे बेटे फोकस करेंगे और रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि व्हाट ही हैज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स, narrations are not required, also compute the correct gross profit। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की करेक्शन करनी है, नेट प्रॉफिट की करेक्शन उसने रिक्वायर नहीं की है। और कल क्या सीखा है बेटे हमने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अदर इनकम से रेलिवेंट जितनी भी करेक्शंस हैं वो नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होंगी, उसका ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स जो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आते हैं उनकी एडजस्टमेंट हम ग्रॉस प्रॉफिट में भी करते हैं और नेट प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट करते हैं, ये भूलना नहीं है। ओके हो गया। अब जनाब अदर इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एसपी यूजेस देखो कितना इंपॉर्टेंट है, वो छोटी छोटी बातें जो हमें लग रही थी आईटीए में, आगे नेक्स्ट उसकी कितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री सिस्टम भी वो बताएगा, वो बताना जरूरी है। अब इसमें भी वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को यूज कर रहा है। सीएमए में ज्यादा परपेचुअल सिस्टम यूज होता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा पीरियोडिक सिस्टम को हम यूज करते हैं। टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री, ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट 10% फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन टू द मंथ प्रायर टू डिस्पोजल। जिस महीने में एसेट सेल, प्रायर का मीनिंग क्या होता है, पहले जिस महीने में एसेट सेल हुआ है बेटे उस मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। एसेट आपने चाहे अगस्त के एंड में सेल किया, अगस्त की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। और मेथड कौन सा यूज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, वैसे उसने मोस्टली क्वेश्चन में यही एज्यूम करवाया कि हम कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम कौन से अकाउंट डेटर क्रेडिटर के मेंटेन करें, इंडिविजुअल अकाउंट। तो क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं इसलिए डे बुक्स का टोटल इंडिविजुअल अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके जनाब, ये सब कुछ हमने जहन में रखते हुए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होना है। ट्रायल बैलेंस ऑफ द सीबी ब्रदर्स, डीलर ऑफ द इक्विपमेंट एंड मशीन। देखो ये डीलर है इक्विपमेंट एंड मशीन का। नॉर्मली मशीन से इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स होते हैं, कब, जब हम उन्हें बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसका कारोबार कर रहे हो, डीलर हो, इसको खरीद कर बेच रहे हो, तो ये आपकी इन्वेंट्री है। तो फिर हमने इक्विपमेंट और मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी क्योंकि ये हमारा नॉन करंट एसेट नहीं है, ये हमारी क्या है, इन्वेंट्री है। एंड डिड नॉट एग्री एज एट 31 December 2018, द डिफरेंस वॉज कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट। Financial statement prepared from the trial balance showed a gross profit of 8,54,000। ये बेटे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं है, लेकिन कितने का डिफरेंस है उसने वो क्वेश्चन में नहीं बताया। सम टाइम वो यही काम करता है, लेकिन क्वेश्चन में एरर्स ऐसे जरूर होते हैं जो सिंगल साइडेड भी हो सकते हैं और डबल साइडेड भी हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा वो आपसे रिक्वायरमेंट क्या ले सकता है कि बताओ सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, या बताओ ट्रायल बैलेंस कितने से आउट हुआ होगा। फिर क्या करना चाहिए, हम नॉर्मल जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहां जहां सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा रेक्टिफाइंग एंट्रीज में हम सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करते जाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट होगा, सस्पेंस अकाउंट को की कास्टिंग और बैलेंसिंग करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसे क्लोजिंग बैलेंस कहने की बजाय क्या कहेंगे, ओपनिंग बैलेंस। और जो सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस होता है उसी अमाउंट से ट्रायल बैलेंस आउट होता है। अब मजीद क्या पूछ सकता है कि बताओ ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड शॉर्ट थी, तो भाई सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा होगा, तो हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड शॉर्ट थी। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा
तो हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस की इतनी अमाउंट से क्रेडिट साइड शॉर्ट थी। क्या आपने मेरी स्टेटमेंट को समझा? बात समझ में आई? चलो अब हम एक काम करते हैं, मैं डिस्कस करती जाऊंगी, आप साथ साथ मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। फर्स्ट पेज पे रेक्टिफाइंग एंट्रीज, सेकंड पेज पे आप सस्पेंस अकाउंट भी ओपन कर लीजिए और रॉन्ग ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख लीजिए। मैं डिस्कस करूंगी, समझाऊंगी, आपने मुझे सॉल्व करके दिखा। निरेशंस पता है किसको कहते हैं? जब आपने आईटी में जर्नल एंट्री पास करना सीखी होगी तो वो टीचर ने, देखो ऑनर एंड बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एंट्री की होगी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये किया होगा ना। अब क्रेडिट लिखने के बाद जब नीचे लाइन लगाते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं ना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की, ये मैंने एंट्री किस चीज़ की पास की है, वो छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं ना कि एंट्री किस चीज़ की पास की है, वो जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है उसे निरेशन कहते हैं। और वो निरेशंस वो कहता है लिखना जरूरी नहीं है, बस हमें ये जानना जरूरी है, डू यू नो कि डेबिट किसको होना है और क्रेडिट किसको होना है। आपके एग्जामिनर ने जस्ट ये चेक करना है। आर यू रेडी? फर्स्ट पेज पे रेक्टिफाइंग एंट्रीज, सेकंड पेज पे सस्पेंस अकाउंट भी ओपन कर लो और सस्पेंस अकाउंट के लिए 5-6 लाइन्स का मार्जिन छोड़कर जो उन्होंने रॉन्ग ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है वो भी मेरा बेटा लिख लो। आज की प्रैक्टिस में आपकी पार्टिसिपेशन ज्यादा होनी चाहिए। मैंने उस टाइम एक्चुअली ना एससीसी की क्लास मेरी कोई ऑफ नहीं है। हाँ जी स्टार्ट करें बेटे। चलिए सुनिएगा, फर्स्ट एरर में क्या बोलता है? अ परचेज ऑफ 23,000 was entered in the purchase day book as 32,000। पहले तो परचेज डे बुक से हमें क्रेडिट परचेजेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। क्रेडिट परचेजेस की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। हमने क्या किया, परचेजेस थी 23,000 की, परचेज डे बुक में ज्यादा लिख दिया, परचेजेस ओवरकास्ट हो गई। परचेजेस डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं? डेबिट। परचेजेस को ज्यादा डेबिट कर दिया, क्या करोगे? क्रेडिट। परचेजेस क्रेडिट होके जीपी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? क्योंकि क्रेडिट हो रही हैं इसलिए बढ़ा देंगी। एक तो ये रेक्टिफिकेशन हो गई। दूसरा, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट एज 3200। क्रेडिटर वाली साइड पे भी गलती हो गई। परचेजेस की नॉर्मल एंट्री में क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, हमने कम क्रेडिट किया और क्रेडिट करेंगे। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में परचेजेस भी क्रेडिट हो रही हैं, क्रेडिटर्स भी क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट किसको करें? चलो मेरा बेटा एंट्री पास करो, उसका सस्पेंस में और प्रॉफिट पे इफेक्ट दो। हाँ जी दे दिए इफेक्ट्स बेटे। सस्पेंस कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है टोटल? ठीक है, और गुड। परचेजेस जीपी में कितने से ऐड कर रहे हो? 9,000। पेबल का इफेक्ट किस पे दोगे? बैलेंस शीट पे। शाबाश, गुड। Should I move to next error? Girls,
चलो थोड़ा सा मेरा पुत्र स्पीडियो है, हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट एरर, एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। मुझे एक बात बताइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री पीरियोडिक सिस्टम है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पास करते हैं इन पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल में नहीं करते। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैंने किस तरह समझाई थी, कैसे पास किया करो। क्लोजिंग स्टॉक सीजीएस में से माइनस होता है, वो सीजीएस को कम करता है, और जब कॉस्ट कम होती है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और सीजीएस क्रेडिट, नॉर्मल एंट्री ये होती है। अच्छा, अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई है, कहते एक आइटम है क्लोजिंग स्टॉक में आपने ऐड कर दिया 94,000 का, ड्यू टू लोअर डिमांड इट हैड अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रुपीज 81,000 इन, यस, यहाँ एनआरवी का लॉस हुआ है। एनआरवी लॉस क्या होता है कि भाई हमने एक चीज जिसकी कॉस्ट थी हम खरीद चुके थे या बना चुके थे 94,000 की, अब जब वो बिकेगी, बिकी नहीं है लेकिन जब वो बिकेगी तो मुझे कितने में बिकेगी, 81,000, और मुझे लॉस होगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है होगा जब बेचोगे, ये एक्सपेक्टेड लॉस है, एंड अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिकॉर्ड दिस। और बेटे हम एनआरवी के लॉस को पीरियोडिक सिस्टम में किस तरह रिकॉर्ड करना सीख कर आए हैं। इस लॉस की वजह से, ये एनआरवी का लॉस सीजीएस में जाता है हमेशा, इस लॉस की वजह से सीजीएस ने बढ़ना है और इन्वेंट्री ने कम होना है। इन्वेंट्री बेटे आपका एसेट है, और जब एसेट कम होता है उसे क्रेडिट करते हैं, और लॉस की वजह से सीजीएस ने बढ़ना है, और सीजीएस कॉस्ट है, और जब कॉस्ट बढ़ती है उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो एनआरवी लॉस की एंट्री जो आप सीख कर आए हो वो ये सीख कर आए हो, सीजीएस अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। कितने से करोगे, शाबाश। अब मुझे इसके इफेक्ट्स भी बताओ। सीजीएस डेबिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम स्टेटमेंट का कोई भी एलिमेंट डेबिट हो रहा हो वो प्रॉफिट को कम करता है। सीजीएस बढ़ रहा है डेबिट होकर, और कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट ने कम होना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करोगे, इन्वेंट्री क्या है, एसेट है, और एसेट क्रेडिट होके कम हो रहा है बैलेंस शीट में, जब हमें वो देगा बैलेंस शीट तो इन्वेंट्री में से जाकर माइनस कर देंगे। करें, जल्दी जल्दी, शाबाश। रेक्टिफाइंग एंट्री और उसके इफेक्ट सस्पेंस में जाएगा, नो, जस्ट जीपी में से माइनस होगा। चलें जी, मिलकर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आ सब टोटल डेटर्स और क्रेडिटर्स के उसने कहा कंट्रोल अकाउंट नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट है। टोटल की बात हो रही है तो टोटल डेटर क्रेडिटर को इफेक्ट नहीं करेगा। कहते टोटल था 49,000 का, was carried forward in the sales day book as 94,000। सेल्स डे बुक से मुझे क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, और जनाब मैंने सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करूंगी, सेल्स को कम करेंगे, और सेल्स को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। एक साइड की मिस्टेक है, दैट्स वाई सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। चलो एंट्री पास करो, प्रॉफिट पे इफेक्ट बताओ, सस्पेंस में इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड करो। प्रॉफिट में ऐड करने जा रहे हो या माइनस, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है। रेवेन्यू डेबिट होकर कम होता है, और रेवेन्यू के कम होने से प्रॉफिट भी कम होता है।
जी जनाब, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन is the reason why I have selected this question to be discussed in class. क्या पॉइंट वेरी कर रहा है इसमें? रिटर्न्स इनवर्ड किसे कहते हैं? सेल्स रिटर्न्स, और रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न्स। हुआ क्या है, रिटर्न्स इनवर्ड की अमाउंट थी 82,000 और रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न की अमाउंट थी 99,000। ये करेक्ट फिगर थी। हुआ क्या है भाई, while preparing the financial statements, इनको अंडरलाइन कीजिए, returns inward and returns outward appearing in the trial balance for 82,000, 99,000 respectively. While preparing the financial statements, amount of return inward was shown as return outward and vice versa. Return सेल्स रिटर्न के ऑपोजिट गलती से लिख दिया 99,000 और परचेज रिटर्न के ऑपोजिट लिख दिया 82,000। पहले तो देखो वो यही कह रहा है, स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ो, फिर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइन क्यों करवाया, ये रीजन आपको बतानी। यही कह रहे हैं। अब सुने मेरी बात, डे बुक्स में डाटा एंटर करते वक्त या जनरल जर्नल में डाटा रिकॉर्ड करते वक्त कोई गलती हो जाए, वहां से इंफॉर्मेशन लेजर्स की तरफ लेके जा रहे हो, पोस्टिंग में मिस्टेक्स हो जाएं, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करते वक्त वहां कोई गलती हो जाए, इन तीनों स्टेप्स पे अगर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस से जब डाटा आप फाइनल अकाउंट की तरफ ट्रांसफर कर रहे थे, आइदर इन इनकम स्टेटमेंट और इन बैलेंस शीट, वहां मिस्टेक हो जाए उसकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास नहीं करते, क्योंकि पीछे कहीं रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है, सिर्फ डाटा पिक करते वक्त गलती हुई है। उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि इनकम स्टेटमेंट रॉन्ग है और बैलेंस शीट रॉन्ग है। ऐसे एरर्स की रेक्टिफाइंग हम एंट्रीज पास नहीं करते, लेकिन उनकी फाइनल अकाउंट में जाके करेक्शन जरूर करते हैं। अब फाइनल अकाउंट में जाके मैं इसकी करेक्शन कहाँ करूं, बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में, डिपेंड कि किससे रेलेवेंट मिस्टेक है। बताओ, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न किस में आती? इनकम स्टेटमेंट। और ये क्या ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आती है या बाद में आती है? पहले आती है, तो इसलिए ये ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगी। लेकिन कैसे इफेक्ट करेंगी? देखिए बेटे, सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट हो गई, सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट हुई ना, 82 की जगह क्या लिख दिया आपने? 99,000। परचेज रिटर्न लिखना 99,000 था, आपने 82,000 लिख दिया, और ये क्या हो गई? इन फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अंडरकास्ट हो गई। अब सेल्स रिटर्न का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? डेबिट। और परचेज रिटर्न का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? क्रेडिट। अब जब आप इसकी करेक्शन करोगे तो करेक्शन क्या होगी? करेक्शन ये होगी कि डेबिट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। करेक्शन क्या होगी? डेबिट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। इसकी करेक्शन के लिए डिफरेंस बताइएगा कितना है? 17,000। आप जब करेक्शन करोगे तो सेल्स रिटर्न ज्यादा रिकॉर्ड होगी, उनको कम करने के लिए ये क्या होगा? अगर रेक्टिफाइंग एंट्री होती तो ये क्रेडिट होता। ये आपकी अंडरकास्ट है, क्रेडिट अंडरकास्ट है। जब क्रेडिट अंडरकास्ट होता है उसको मजीद क्रेडिट करते हैं, तो ये भी क्रेडिट होता अगर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते तो। लेकिन रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन इनके इफेक्ट्स कैसे देने? इफेक्ट देने के लिए डेबिट क्रेडिट सोच लीजिए, क्योंकि जब तक ये नहीं सोचोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉफिट में ऐड करना है या फिर माइनस करना है। तो अगर इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होती तो ये भी क्रेडिट होता, ये भी क्रेडिट होता है। और इनकम स्टेटमेंट से रेलेवेंट जितनी भी अमाउंट्स अगर क्रेडिट हो रही हैं वो प्रॉफिट को बढ़ा रही हैं, अगर डेबिट हो रही हैं तो कम कर। तो क्योंकि रेक्टिफिकेशन अगर होती, इन दोनों ने क्या होना था? क्रेडिट। इसलिए क्या करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट में इन दोनों को ऐड कर दोगे। हाँ जी बताइए, इज इट क्लियर? चलो करिए, इफेक्ट्स दो। क्या सस्पेंस पे इसका इफेक्ट आएगा? रेक्टिफाइंग एंट्री ही नहीं होती, इससे सस्पेंस पे इफेक्ट नहीं आएगा। सस्पेंस पे इफेक्ट तब आएगा जब ट्रायल बैलेंस आउट होगा। ट्रायल बैलेंस तक कोई गलती ही नहीं थी,
गलती ट्रायल बैलेंस के बाद थी, इसलिए बेटे अगर ये उससे पहले गलती होती डेफिनेटली सस्पेंस डेबिट होता, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट करते, सस्पेंस इन्वॉल्व होता। ये ट्रायल बैलेंस पे इसने कोई इफेक्ट नहीं दिया, वहां तक कोई गलती नहीं थी, बाद में मिस्टेक हो। चलो मेरा बेटा, जी जनाब, डन। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड of 4100 was posted to the debit of discount allowed। पोस्टिंग की मिस्टेक है। पोस्टिंग क्या होती है? जर्नल से डाटा लेजर की तरफ जा रहा है, उसकी रेक्टिफिकेशन होगी। थोड़ी देर पहले क्या सीखा? रिकॉर्डिंग एरर रेक्टिफाई होगा, पोस्टिंग एरर रेक्टिफाई होगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लेजर से ट्रायल बैलेंस की तरफ, यहां मिस्टेक हुई, रेक्टिफाई होगा। लेकिन ऑनवर्ड फाइनल अकाउंट में जो आपके मिस्टेक्स हुई उनकी रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं होगी, लेकिन उनकी मिस्टेक्स को हमने फाइनल अकाउंट में जाके करेक्शन करना है। तो पोस्टिंग की गलती है, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री थी, ये डिस्काउंट अलाउड में क्या करने चली गई और डिस्काउंट रिसीव को हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, उल्टा डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड कर लिया। क्या करना चाहिए? डिस्काउंट अलाउड रॉन्ग अकाउंट टाइटल है, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, रिकॉर्ड करोगे इनकम भी क्रेडिट होकर रिकॉर्ड होती है, दोनों क्रेडिट। सस्पेंस डेबिट, डेबिट में कुछ नहीं ना मिल रहा। चलो प्रॉफिट पे भी जल्दी से मेरा बेटा इफेक्ट बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दोनों क्रेडिट हो रहे, क्योंकि क्रेडिट हो रहे हैं, शाबाश, ऐड होंगे। ये जीपी से पहले आते हैं, यस, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होंगे। हाँ जी जनाब, कर लिया, आगे बढ़िए। SB started using an inventory item as office machine। ये लोग, इनकी इन्वेंट्री क्या है? इक्विपमेंट एंड मशीन। जो भी इन्वेंट्री हो, इन्वेंट्री वो चीजें हैं, वो आइटम्स हैं जिनको आप बना रहे हो या खरीद रहे हो, क्यों? बेचने के। लेकिन अगर इन्वेंट्री में से कोई चीज ऑफिस यूज के लिए रख ली जाए, वो नॉन करंट एसेट हो जाता है, क्योंकि वो मैंने ईयर यूज के लिए रखा आपने, वो क्या बन जाता है? नॉन करंट एसेट। फिर से सुनिए मेरी बात, आपने इन्वेंट्री में से कोई भी आइटम, आप जिस चीज का भी कारोबार कर रहे हो, वो जो कोई भी चीज है वो आपकी इन्वेंट्री है। आपने इन्वेंट्री में से कोई चीज उठाई, ऑफिस यूज के लिए रख ली, जो ऑफिस यूज के लिए रख ली जाती हैं चीजें, वो नॉन करंट एसेट बन जाती। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? पीरियोडिक सिस्टम है, जब ऑफिस यूज के लिए इन्वेंट्री में से कोई चीज रखोगे, क्या उसकी कीमत अदा करोगे? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रखोगे। और हम क्या सीख कर आए हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे भी इन्वेंट्री यूज हो जाए, ऑनर ले जाए, चोर ले जाए, फ्री सैंपलिंग दे दो, ऑफिस यूज के लिए रख लो, कुछ कर लो, कीमत अदा ना करो। अगर वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो परचेजेस को क्रेडिट कर दो, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दो। ये सीख कर आए हो ना? इस एंट्री की वजह से उसने बताया था कि पीरियोडिक सिस्टम को फॉलो करें। तो इन्वेंट्री में से कोई भी चीज आपने ऑफिस यूज के लिए रख ली, वो नॉन करंट एसेट बन गया, इसलिए नॉन करंट एसेट को डेबिट करो और परचेजेस को क्रेडिट करो। अब मेरी बात गौर से सुनो, एक और, अभी लिखना नहीं है, समझो।
पहले मुझे बताओ यहां तक स्टेटमेंट समझ में आई है? ओके, परचेसेस को क्रेडिट कर रहे हो, वो जीपी को क्रेडिट हो रहा है रेक्टिफिकेशन में, परचेसेस को बढ़ाएगा, परचेसेस में ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। डेबिट किसको कर रहे हो? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट डेबिट होके बढ़ रहा है, बैलेंस शीट में भी जाएगा और डेप्रीशिएट भी होगा। नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट कभी भी मिस्टेक हो, याद रखना है कि डेप्रिसिएशन भी रॉन्ग होगी। अगर ये नॉन करंट एसेट में ऐड नहीं था तो डेप्रिशिएट भी नहीं था। अब नॉन करंट एसेट में ऐड भी करेंगे और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। लेकिन याद करो एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने क्या कहा था? डेप्रिसिएशन का मेथड और रेट क्या है, और मेथड क्या है, पॉलिसी क्या है, मंथली है ना। लेकिन उसने कहा जिस महीने में बेचा उस महीने की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, लेकिन जिस महीने खरीदा उस महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है। हमारे इस क्वेश्चन में बिजनेस ईयर एंड कब हो रहा है वो तो हमने देखा ही नहीं। 31 दिसंबर 2018। ये हमारा नॉन करंट एसेट कब से बन रहा है? 1 अक्टूबर 2018। तो 2018 में हमने इसको एज अ नॉन करंट एसेट कितने महीने यूज किया? तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 2 एंट्रीज होंगी, पहले इसको इन्वेंट्री में से निकालो और नॉन करंट एसेट बनाओ और फिर इसको डेप्रिशिएट करो। दोनों एंट्रीज पास करो और उनके इफेक्ट्स बताओ जल्दी से। जी बेटे कर लिया, उस पे भी इफेक्ट दे दो जीपी पे। डेप्रिसिएशन जीपी में ऐड होगी या माइनस होगी? डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो जीपी के बाद आता है, तो इसलिए उसका इफेक्ट आपने नहीं देना। हाँ, उसका इफेक्ट अगर देते तो किस पे देते? नेट प्रॉफिट पे। चलें जनाब, क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड? नो, आगे कुछ और भी है, पढ़ते हैं। नो एडजस्टमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड, कोई एडजस्टमेंट नहीं की, एंड दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और आपने इसको क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में से भी निकालो। ये क्लोजिंग स्टॉक में क्यों ऐड हुआ होगा? ऑफिस यूज के लिए डिक्लेयर तो कर दिया कि हम ऑफिस यूज के लिए ये एसेट यूज करेंगे, लेकिन अभी स्टोर रूम में पड़ा होगा। तो अगर ये डिक्लेयर हो गया, अनाउंस हो गया कि ये ऑफिस पर्पस के लिए यूज होगा, तो ये उसी टाइम नॉन करंट एसेट बन गया, स्टोर रूम में पड़ा हुआ था, स्टॉक टेकिंग में आ गया और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक में से निकालो। क्लोजिंग स्टॉक में से निकालने का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे, तो उसकी जो एक्चुअल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की, उसको रिवर्स कर दो। क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल एंट्री मैंने आपको सिखाई हुई है, इन्वेंट्री डेबिट और सीजीएस क्रेडिट, तो उल्टा घुमा दो, सीजीएस टू इन्वेंट्री। दोबारा बताते हैं, ये ना
जल्दी जल्दी, शाबाश। कंफर्म हो गया? ओके जनाब। अच्छा भाई, अब मेरी एक और रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम दिस क्वेश्चन। टेल मी कितनी अमाउंट से ट्रायल बैलेंस आउट था और कौन सी साइड शॉर्ट थी ट्रायल बैलेंस की? कैसे बता सकते हो? सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस है वो अमाउंट बताएगा, और कौन सी साइड शॉर्ट थी ये कैसे पता चलेगा? जिस तरफ को बैलेंस आ रहा है तो बनाएं सस्पेंस अकाउंट। और मुझे बताओ डिफरेंस किस साइड पे आ रहा है सस्पेंस के? डेबिट साइड। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि डेबिट साइड वाज शॉर्ट। कितने से? 8800 से। चेक करो बाकी सब बच्चे भी। चलो लिखो उसे, स्टेटमेंट दो कि ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड वाज शॉर्ट बाय 8800। 8000। अच्छा भाई 8000। सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस करो, डिफरेंस आ रहा होगा डेबिट क्रेडिट साइड का। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, कैन यू सॉल्व? अब नेक्स्ट वीक के लिए बी रेडी फॉर द टेस्ट। Another different question, example number 35. Example number 35. देखो बेटे, रिक्वायरमेंट पढ़िए। कहते ड्रॉ अप अ रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब तक हम रेक्टिफिकेशन में क्या कहते आए? एसेट डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है, बैलेंस शीट में जाके ऐड कर दीजिएगा। एसेट क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है, बैलेंस शीट में जाकर माइनस कर दीजिएगा। लेकिन वो बैलेंस शीट तक करेक्शन आपसे मांगता ही नहीं था। अब उसने इन द प्रेजेंस ऑफ एरर्स आपको रॉन्ग बैलेंस शीट बना के दी हुई है और एरर्स भी बताए हुए हैं। एरर्स की रेक्टिफिकेशन भी करनी है, प्रॉफिट पे इफेक्ट भी बताने हैं, सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी करेक्ट बनानी है। ठीक हो गया? तो चलिए एक काम करते हैं, नोटबुक पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करें और रेक्टिफाइंग एंट्रीज उस पर पास करते जाओगे और लेड पेंसिल पकड़ लो, आपकी बुक में जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें करेक्शन करते चले जाओगे, या करेक्शन के लिए बैलेंस शीट बाद में बनानी, बुक में ही करेक्शन करके बाद में रिवाइज बैलेंस शीट नोटबुक पे बना लीजिएगा। जो मैं बताती हूँ, सस्पेंस अकाउंट ओपन करो। बैलेंस शीट में जरा गौर फरमाइएगा, कहीं सस्पेंस नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है कितनी अमाउंट का है? ओके, एसेट्स में है या लायबिलिटीज में है? तो फिर इसके बैलेंस का बिहेवियर क्या होगा? डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे उसका ब्रॉट डाउन लिख दीजिए, और अगर ये लायबिलिटी साइड पे होता तो क्रेडिट। ये सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग? ओपनिंग। क्लोजिंग होता ही नहीं है। अगर हो तो हमने एक पीछे क्वेश्चन में कुछ किया था, सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, उस क्वेश्चन में उसने कहा हमें पता ही नहीं चल रहा अब गड़बड़ कहाँ हुई है। उसको उसने कहा था प्रॉफिट में क्लोज कर दो, एम्बेजलमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लो, और हमने जाके प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दिया था कि अब जो होना था, जो गलती होनी थी हो गई, अब भुगते हैं इसको, प्रॉफिट अपना कम कर लो। हाँ जी।
कर लिया। अब सस्पेंस अकाउंट ओपन करके 5-6 लाइन का मार्जिन छोड़ के रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी पास करते जाएंगे और इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट भी देते जाएंगे। पहला एरर क्या है? अच्छा, उसमें तो वो बता रहे सस्पेंस अकाउंट बैलेंस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। एग्जामिनर भला कर रहा है तब जब हम सीख चुके। परचेज डे बुक टोटल फॉर अक्टूबर। अच्छा, उसने हर जगह आपको यही एज्यूम करवाया कि इंडिविजुअल अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट्स नहीं है, तो हम यहाँ पे वो बताना भूल गए। लेकिन हम सपोज यही करेंगे कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि जब वो डे बुक्स का जिक्र कर रहा है और टोटल का जिक्र कर रहा है तो वहाँ पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं या कंट्रोल अकाउंट्स हैं। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं? इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं। इसलिए टोटल डे बुक्स के टोटल का इफेक्ट आपने डेटर क्रेडिटर्स पे नहीं देना। नहीं समझ आई बात? चलो रिपीट करते हैं एक डिफरेंट एंगल से। अब तक जितने क्वेश्चंस पढ़े बेटे, क्वेश्चन खुद गाइड करता है, खुद बताता है कि हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या कंट्रोल अकाउंट। अगर इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे, कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे होंगे, तो डे बुक्स का टोटल उनको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं कर रहे, तो फिर टोटल डेटर क्रेडिटर को भी इफेक्ट करेगा। ये क्लास में मैंने एक दिन एग्जांपल बना के डिटेल में आपको सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो फिंगर टिप पे एक छोटी सी बात, अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट है, कंट्रोल नहीं है, तो डे बुक्स का टोटल डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर हम डेटर एंड क्रेडिटर के कंट्रोल अकाउंट, नॉमिनल या जर्नल लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो टोटल परचेज सेल्स को भी इफेक्ट करेगा, डेटर क्रेडिटर को भी इफेक्ट करेगा। अब रिपीट हो गया बेटे। तो भाई टोटल की गलती है, इंडिविजुअल अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, इससे टोटल की गलती डेटर क्रेडिटर को इफेक्ट नहीं करेगी। गलती क्या हुई? द परचेज डे बुक टोटल फॉर अक्टूबर of 4130 was posted to the purchase account as 4310। परचेजेस ओवरकास्ट हो गई। कितने से हुई हैं जरा देखो? 180 से बेटे परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। ऑल्दो द करेक्ट एंट्री वाज मेड टू द पेएबल अकाउंट। चलेंगे, उसने रोला ही खत्म कर दिया कि पेएबल वाली साइड पे कोई गलती नहीं हुई, परचेज अकाउंट साइड पे मिस्टेक हुई है, सिंगल साइडेड एरर है और परचेजेस हमने ज्यादा लिख दी। परचेजेस को कम करने के लिए परचेजेस को क्रेडिट करो, डेबिट किसको करोगे? करो। रॉन्ग प्रॉफिट भी उठाओ बैलेंस शीट से, इसके इफेक्ट उस पर भी दो। कहाँ है बैलेंस शीट में रॉन्ग प्रॉफिट? कितनी अमाउंट का है? शाबाश, इसको भी लिखो। नोटबुक्स में रॉन्ग प्रॉफिट लिखो और इस एंट्री के इफेक्ट दो। परचेसेस क्रेडिट हो रही हैं, प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। पैरेलल सब कुछ लेकर चलना है, सस्पेंस भी, प्रॉफिट भी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी। इसका डेबिट सस्पेंस में जा रहा है, क्रेडिट प्रॉफिट में जा रहा है, बैलेंस शीट इससे इफेक्ट नहीं हो रहा। इन्वेंट्री शीट वॉज ओवरकास्ट। इन्वेंट्री का जब जिक्र ना हो, बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री तो बिकर सीजीएस का पार्ट बन चुकी होती है। जब इन्वेंट्री का जिक्र हो तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा रिकॉर्ड हो गई तो क्या करेंगे? उसकी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दो। ओरिजिनल एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की होती है इन्वेंट्री टू सीजीएस, तो उल्टा कर दो, सीजीएस टू इन्वेंट्री। सीजीएस डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट में माइनस, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही। शाबाश, करंट एसेट में जाकर आपने इसको इन्वेंट्री में से माइनस करना है। बुक में देखो इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 18,826 की। इसमें से आपने ये कितनी अमाउंट है, 2,000 उसमें से माइनस करना है।
ये बैलेंस शीट में हल्का सा जाकर लिख दो इन्वेंट्री के आगे -2000। डन जनाब। आगे कैश बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? ये कहता है शुड बी 110। कैश ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, क्या करें? कैश को कम करने के लिए क्रेडिट और एक अकाउंट की मिस्टेक है, सस्पेंस डेबिट। सस्पेंस टू कैश 700 से 110 पे कैसे आएगा? 590 से कम करना है। तो 700 में से 590 बैलेंस शीट में जाके माइनस होगा ताकि 110 रह जाए। और सस्पेंस की कौन सी साइड पे? कितने से? 590। कर लिया बेटे? फिक्सचर एंड फिटिंग नॉन करंट एसेट होता है। 4600 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में फिक्सचर एंड फिटिंग नहीं लिखा, तो अब क्या करें? लिखेंगे। और एसेट लिखते वक्त डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट। तो फर्नीचर एंड फिटिंग को डेबिट कर दीजिए और एक अकाउंट की मिस्टेक है, सस्पेंस को क्रेडिट कर दीजिए। 4600। ट्रायल बैलेंस से ओमिट हुआ है, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, ये नहीं कह रहा कि ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में नहीं लेकर गए, ट्रायल बैलेंस के अंदर ओमिशन हुई है। मतलब हम फर्नीचर एंड फिक्सचर के अकाउंट से बैलेंस को ट्रायल बैलेंस की तरफ नहीं ला सके, ओमिशन हो गए, भूल गए। तो है ना, आप फिक्सचर एंड फिटिंग को नहीं लिख सके, फिक्सचर एंड फिटिंग डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। चलो इफेक्ट बताओ। फिक्सचर एंड फिटिंग इज द पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, डेबिट होकर बढ़ रहा है, जाके उसमें ऐड कर दो 4600। अब डेप्रिसिएशन का तो उसने जिक्र नहीं किया, तो हम नहीं करेंगे। अगर जिक्र करता तो नॉन करंट एसेट में ऐड भी करते और डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करके डेप्रिसिएशन को नॉन करंट एसेट में से माइनस भी करते। ठीक हो गया? इंटरेस्ट फॉर अ हाफ ईयर ऑन द लॉन। चलो भाई ढूंढो लॉन की अमाउंट। 20,000। इस पे इंटरेस्ट का रेट कितने परसेंट बताया हुआ है? 12%। 20,000 का 12% कितना हुआ? 2400। 20,000 का 12% 2400। और हाफ ईयर का फिर कितना बना? 1200। Interest for the half year on the loan account has not been paid and no provision has been made for it. बेटे आप ITA में सीख कर आए हो, इंटरेस्ट हमने दिया हो या ना दिया हो, जब हम कर्जे की अमाउंट को यूज करना शुरू कर देते हैं, बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं, तो जब बेनिफिट ले लेते हैं वो अमाउंट एक्सपेंस बन जाती है। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना चाहिए अंडर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, चाहे हमने वो पे किया या पे नहीं किया। इसीलिए तो एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट का चैप्टर है। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो इंकर्ड हो चुका, पे नहीं हुआ, तो ये सेम टाइम में एक्सपेंस भी है और करंट लायबिलिटी भी है। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। 1200 से पहले एंट्री पास करो, फिर अगली बात पूछती हूँ। चलो अब मुझे इसके इफेक्ट बताओ। इंटरेस्ट के एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हो, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट में से जाकर माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर रहे हो, कौन सी लायबिलिटी में जाओगे? करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में भी 1200 रिकॉर्ड करोगे
और 1200 का इंटरेस्ट एक्सपेंस जाके प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे। लिखो, हमेशा लोन को अलग रहने देते हैं, उस पर इंटरेस्ट अलग रिकॉर्ड होता है। जो लोन की इटसेल्फ अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो करंट लायबिलिटी भी हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकती है, डिपेंड कि आपने कर्जा कितने टाइम पीरियड के लिए लिया। लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा अलग से रिकॉर्ड होता है। अगर वो पे हो गया तो वो लायबिलिटी नहीं है, और अगर पेएबल है तो डेफिनेटली विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड आप उसको पे कर दोगे, वो हमेशा करंट लायबिलिटी हो सकता है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं हो सकता। इसलिए लोन की अमाउंट को वैसे ही लिखोगे, नॉन करंट लायबिलिटी है जिसमें भी उसने लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट पेएबल अलग से रिकॉर्ड करोगे। कर लिया बेटे यहां तक? अब अगली बात मेरी गौर से सुने। आप करेक्ट बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? आपने पहले ये करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना, और उसके अलावा हम एंट्रीज के साथ साथ बैलेंस शीट में इफेक्ट समझाती गई हूँ आपको। वो इफेक्ट देने के बाद करेक्ट फिगर फाइंड आउट करनी है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और इसी तरह दूसरा पार्ट बनाना है। एंड आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर करेक्ट रेक्टिफिकेशन, अगर कोई गड़बड़ नहीं करी आपने, सस्पेंस भी जीरो होगा और बैलेंस शीट की दोनों साइड्स, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। और नेक्स्ट बात सुन लीजिए, इसके रिमेनिंग दो प्रैक्टिस क्वेश्चन रह गए हैं। आई थिंक 1.5 वीक हमने स्पेयर किया हुआ है, कर लिया, इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हुई है। ठीक है, अब आपने जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस रह गए हैं और हाफ MCQs वो आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई इशू आता है तो वो क्लास में हम डिस्कस करेंगे पहले, फिर हमने इंशाल्लाह कल से IAS 16 को स्टार्ट करना है, और उसके लिए डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपका रिवाइज होना चाहिए, ITA का। ओके, अल्लाह हाफिज़।